हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग नई कविता के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में तार सप्तक और तार सप्तक में चारों ही सप्तक हम लोग देख चुके थे। तो जो भी उनमें सप्तक में कवि थे साथ साथ उनके बारे में भी जाना। अब हम लोग यहाँ पर नई कविता में जो भी कवि आते हैं तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग नई कविता के बारे में जानेंगे कि नई कविता में किन किन कवियों को स्थान मिला और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। तो नई कविता, अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में नई कविता पद का प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक 1953 में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। ठीक है। इसके बाद नई कविता का शुभारंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता 1954 के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता पत्रिका है और इसके 1954 के प्रकाशन से माना जाता है नई कविता का आरंभ। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है, यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है उसी का परिष्कृत रूप है नई कविता। इसके बाद है विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। तो इन्होंने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा की है या इसकी उपमा दी है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आज की कविता जांचने के लिए प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायल उतर चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये स्टेटमेंट रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है, जिनकी पुस्तक भाषा संवेदना और सृजन, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि आज की कविता जांचने के लिए प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता जो है वो अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायल उतर चुकी है, यानी छंद अलंकार ये सब अब रहे नहीं कविता में। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। बहुत मोस्ट है ये लाइन, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। तो ऐसा कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने पुस्तक भाषा संवेदना और सृजन में। इसके बाद एक और स्टेटमेंट रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। कहते हैं कि नई कविता में समग्र की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव शब्दों को संयोजित किया गया है। कह रहे हैं कि नई कविता में समग्र की ही बात नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव शब्दों को भी संयोजित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। इसके बाद है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती के अनुसार स्टेटमेंट है नई कविता के लिए कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो ये धर्मवीर भारती नई कविता के बारे में कहते हैं। मुक्तिबोध कह रहे हैं नई कविता के बारे में कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो ऐसा कौन कह रहा है? मुक्तिबोध कह रहे हैं। इसके बाद है नई कविता में कैक्टस बात का जन्म होता है। कैक्टस प्रतीक के रूप में नई कविता में अपनाया गया है। अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है कैक्टस। ठीक है। अब हम लोग नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में यहाँ विस्तार से देखते हैं। उनका जन्म, माता पिता, काव्य संग्रह और जो भी उनकी रचनाएं रही हैं महत्वपूर्ण, वो सभी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो नई कविता के प्रमुख कवियों में सबसे पहले अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, जिसको हम एक छोटी सी कोडिंग से याद रख सकते हैं, साहिबा। अगर आप साहिबा शब्द याद रखोगे तो इनका जो नाम है उसको हम क्रम से याद रख सकते हैं। सा से सच्चिदानंद हीरानंद, सा से सच्चिदानंद, ह से हीरानंद, वा से
वात्स्यायन। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1987 में हुई। माता अज्ञेय जी की बयंती देवी थी, पिता हीरानंद थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह यानी अज्ञेय जी का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। और अंतिम काव्य संग्रह इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में है। सदा नीरा नाम से इनका संपूर्ण साहित्य संग्रहित है। तो इनका संपूर्ण साहित्य किस नाम से संग्रहित है? सदा नीरा, जो कि 2 खंडों में विभक्त है। अब बात कर लेते हैं इनके काव्य संग्रहों की। तो यहाँ पर काव्य संग्रह सारे ही क्रम अनुसार दिए गए हैं। तो काव्य संग्रह है भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सैबाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970 में है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। एक रूपांभरा भी इनकी रचना मिलती है। तो इनके मृत्यु के बाद मरुथल 15 कविताओं का संग्रह, मृत्यु के बाद, अच्छा ये कोई पॉइंट यहाँ पर लिख दिया होगा एडिशनल, मैंने उसको छोड़िए, इसके बारे में बता दूंगी मैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अज्ञेय की कविता के ना 4 चरण हैं। इन चारों चरणों को याद रखना है। इनकी कविताओं के 4 चरण हैं। विद्रोह और हताशा, अपने भीतर शक्ति संचय, और बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाना। इनकी ये कविताओं के चरण हैं। मानवीय दायित्व बोध के साथ साथ भारतीय अस्मिता की पहचान। तो इनकी रचनाओं में मिलती हैं विशेषताएं, जैसे विद्रोह और हताशा, अपने भीतर शक्ति संचय, बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाना, और मानवीय दायित्व बोध के साथ साथ भारतीय अस्मिता की पहचान। अब अज्ञेय जी की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, अभी तक हम लोगों ने काव्य संग्रह देखे थे, अब इसके बाद हम लोग कविताएं देख रहे हैं। जैसे इनकी जो इत्यालम है, इत्यालम के 5 भाग हैं। कौन कौन से? बंदी स्वप्न, जो कि राष्ट्रीय भावना की कविता है। हिय हारिल, ये प्रणय का प्रतीक है। वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा, और भग्नदूत। तो ये 5 किसके भाग हैं? इत्यालम के। ठीक है। अब जो वंचना के दुर्ग है, इसकी कविताएं कौन कौन सी है? सावन मेघ, शिशिर की राका निशा, वंचना है चांदनी, और चिंता जो इनका काव्य संग्रह था, चिंता के भी 2 खंड हैं, एक विश्वप्रिया और दूसरा एकायन। अज्ञेय की अन्य और कविताएं जो भी हैं, तो कविताओं में सो रहा है झोंकार का बयार, सरद, कतनी, पूनो, बने मंजूसा, यह अंतर, कलगी बाजरे की, मैं वहाँ हूँ, असाध्य बीड़ा, जो कि बहुत मोस्टली असाध्य बीड़ा तो सिलेबस में भी लगी हुई है। तो असाध्य बीड़ा, सांप, नदी के द्वीप, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, मौन भी अभिव्यंजना है। तो ये इनकी थी कविताएं। अब तार सप्तक की अधिकांश कविताएं वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा में लगी हुई हैं। ठीक है, या मिट्टी की ईहा में कह सकते हैं, ये उससे ली गई हैं तार सप्तक की अधिकांश कविताएं। भग्नदूत में प्रणय निवेदन है, इसमें महादेवी वर्मा के गीतों जैसी वेदना और विन्यास मिलती है। इनका जो भग्नदूत है उसमें प्रणय निवेदन है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे मानो महादेवी वर्मा के गीतों जैसी वेदना और विन्यास हो। ठीक है। एक यहाँ पर भग्नदूत की पंक्ति है, बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे कि प्रणय निवेदन। जैसे एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है, मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। तो ये लाइनें भग्नदूत से हैं।
चिंता में प्रणयानुभूति को स्त्री और पुरुष के माध्यम से दार्शनिक आधार प्रदान किया गया है। चिंता के दो खंड है, वही विश्वप्रिया और एकायन। तो विश्वप्रिया में पुरुष के उद्गार हैं और एकायन में स्त्री के उद्गार हैं। इसके बाद एकायन से एक पंक्ति मिलती है, वह आत्मदान है घोर, एक सेकेंड, वह आत्मदान है घोर यातना है, किंतु मेरे अस्तित्व का अभिमान भी है। ये एकायन से है क्योंकि स्त्री के उद्गार इसमें छुपे हुए हैं। तो इसमें पंक्ति से भी पता चल रहा है वह आत्मदमन है, वह आत्मदमन है घोर यातना है, किंतु मेरे अस्तित्व का अभिमान भी है। तो ये पंक्तियां एकायन से हैं। इसके बाद ही हारल से जो पंक्तियां हैं वो है, मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। आह मेरा श्वास है उत्तप्त ध्वनियों में उमड़ आई लघु की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। ये वंचना के दुर्ग से है पंक्तियां। फूल कच नार के प्रतीक मेरे प्यार के, प्रार्थना सी अर्ध स्फुट कांपती रहे कली, आए फिर दिन मनुहार के दुलार के फूल कच नार के। तो ये भी इनकी पंक्तियां वंचना के दुर्ग से हैं। इसके बाद जो इनकी एक रचना है, हरी घास पर क्षण भर, ये आत्म अन्वेषण व्यक्तित्व की खोज है। ये रचना हरी घास पर क्षण भर। नदी के द्वीप जो कविता है वो हरी घास पर क्षण भर में ही संकलित है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं नदी के द्वीप से। किंतु हम है दीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, फिर छनेंगे हर जमेंगे, हम कहीं पैर टिकेंगे, तो कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आधार। ये पंक्तियां किससे हैं? किंतु हम है दीप हम धारा नहीं, नदी के द्वीप से। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं इस कविता के लिए। किस कविता के लिए? नदी के द्वीप के लिए। उसके बारे में लिखते हैं कि समष्टि की धारा से घिर कर भी वह उससे अलग है, उससे मिलकर भी न मिलना उसकी नियति है, अज्ञेय का संपूर्ण काव्य इस नियति से अभिशप्त है। ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं अज्ञेय और उनकी कविता नदी के द्वीप के बारे में। इसके बाद कुछ लाइनें और भी मिलती हैं जो कि कलगी बाजरे की से हैं, और कलगी बाजरे की जो है हरी घास पर क्षण भर में संकलित इनकी रचना है। यहाँ पर पंक्ति है, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला था कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो पंक्तियां कलगी बाजरे की से हैं और हरी घास में संकलित है, हरी घास पर क्षण भर में संकलित है कलगी बाजरे की। तो बाबरा अहेरी जो है वो सूर्य का प्रतीक है। इसमें कवि अपने को विराट को समर्पित कर देता है और उसके साक्षात्कार का आकांक्षी है कवि। इसके बाद दीप अकेला भी इनकी एक रचना है, उससे भी पंक्तियां यहाँ पर रखी गई है जो कि एग्जाम के दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण है वो सब यहाँ पर दिया गया है। फूल को प्यार को पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से, जो मरे उसे मर जाने दो। ये दीप अकेला से है पंक्तियां। हरी घास पर क्षण भर और बाबरा अहेरी दोनों रचनाएं अज्ञेय जी के साहित्यिक यात्रा के उच्च मध्यवर्ती बिंदु हैं। यानी हरी घास पर क्षण भर और बाबरा अहेरी ये दोनों ही कैसी रचनाएं हैं? अज्ञेय जी की साहित्यिक यात्रा के उच्च मध्यवर्गीय बिंदु हैं ये। और इंद्रधनुष रौंदे हुए ये कविता है इनकी, ये इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। तो एक और कविता है जितना तुम्हारा सच है, तो उसमें कवि कहता है, ये दोनों ही कविताएं हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है। अरियो करुणा प्रभामय पर जैन और बौद्धों का प्रभाव है,
और पा रही बाणी और बूझता शब्द पर दिन दिन अधिकाधिक हकलाता था। ये पंक्तियां भी अरियो करुणा ब्रह्मावय से है। इसके बाद इनकी असाध्य पीड़ा जो कि काफ़ी मोस्ट है, तो हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी असाध्य पीड़ा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। क्या है असाध्य पीड़ा? तो असाध्य पीड़ा जो है जैन बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष है। एक राजा के पास एक बीड़ा थी जिसे वज्र कीर्ति ने पुरानी किरीट तरु से गढ़ा था। राजा ने इस बीड़ा को बजाने के लिए देश देशांतर से कलावंतों को आमंत्रित किया, पर कोई कलाकार इसे बजा न सका। लेकिन गहन गुफा में अपने मौन समर्पण और तपस्या के कारण प्रियंबद केश कंबली ने जैसे ही अपनी उंगलियां बीड़ा पर रखी, बीड़ा बज उठी और उसके मोहन बाध्य संगीत से लोगों को अलग अलग अर्थबोध हुआ और सभी को अपनी संपूर्णता उपलब्ध हो गई। तो ये थी कहानी असाध्य पीड़ा की। और असाध्य पीड़ा से कुछ यहाँ पर पंक्तियां हैं जिनसे कि हमें पता चलेगा कि सबको कैसा मतलब फील हो रहा था, संगीत को सुनने से लोगों को कैसे अलग अलग अर्थबोध हो रहा था। तो इसे गमक नटिन के एड़ के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, किसी को नटनी के एड़ी के घुंघरू की सी आवाज लग रही थी तो किसी को युद्ध के ढोल जैसा, उसे झंझा गौधुली की लघु टुनटुन सा, तो उसे प्रलय का डमरू नाद, उसे जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महावज्र विकराल काल। सब डूबे तेरे झिपे जागे हो रहे बंस बद स्तब्ध, संगीत हुई यत्ता सबकी अलग अलग जागी, पा गई विलय। तो ये जो थी लाइनें किससे थी? असाध्य पीड़ा से, यानी सभी को अलग अलग अर्थबोध हो रहा था संगीत के सुनने से। असाध्य पीड़ा का मुख्य स्वर यहाँ पर अगर देखें तो असाध्य पीड़ा का मुख्य स्वर है अहम का विसर्जन। ठीक है, तो याद रखना असाध्य पीड़ा का मुख्य स्वर क्या था? अहम का विसर्जन होना, कि हमारे अंदर अहम भावना नहीं रहनी चाहिए। तो अहम का विसर्जन ही असाध्य पीड़ा का मुख्य स्वर है। असाध्य पीड़ा तीसरे पड़ाव की कविता है जो आंगन के पार द्वार में संकलित है। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि असाध्य पीड़ा किस रचना में संकलित है, तो आंगन के पार द्वार में। अज्ञेय जी अस्तित्ववाद से प्रभावित थे और अज्ञेय जी को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे इसमें तो अज्ञेय जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में और मृत्यु 1964 में हो गई थी और इनका जन्म मुरैना में हुआ था। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में है। और चांद का मुंह टेढ़ा जो इनका काव्य है, तो इसमें जो कविताएं संकलित हैं वो कविताएं हैं अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चंबल की घाटी। तो ये 4 रचनाएं जो है, कविताएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो मुक्तिबोध की पुस्तक चांद का मुंह टेढ़ा है, ये एक बड़े कलाकार का स्केच बुक है। मुक्तिबोध की कविताएं अंतःकरण का आयतन है। बिल्कुल। तो अंधेरे में का पहला प्रकाशन, अंधेरे में जो इनका कविता है उसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? आशंका के द्वीप अंधेरे में। और किस पत्रिका में? तो कल्पना पत्रिका में 1964 में। मुक्तिबोध ने अंधेरे में की रचना फैंटेसी शैली में की है और मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्नलिखित रूप से परिभाषित भी किया है। उन्होंने बताया है कि क्या है फैंटेसी शैली। तो उन्होंने कहा है ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है
और फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंब की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। तो ये फैंटेसी शैली के बारे में था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अंधेरे में के बारे में, जो अंधेरे में इनकी इसी शैली में लिखी गई है। तो अंधेरे में एक लंबी कविता है। इसे विभिन्न आलोचकों ने विभिन्न दृष्टि से परिभाषित किया है, यानी काफ़ी सारे आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसकी परिभाषा दी है। तो रामविलास शर्मा जी यहाँ पर कहते हैं अंधेरे में कविता के लिए कि जो अंधेरे में कविता है वो अपराध भावना की अनुसंधान आरक्षित जीवन की कविता है। क्या कहते हैं? अपराध भावना की अनुसंधान आरक्षित जीवन की कविता है अंधेरे में। निर्मला जैन ने इसको कहा है अंतः स्थल का विप्लव। वहीं प्रभाकर माचवे अंधेरे में को कहते हैं कि अंधेरे में एक लावा है। और नाम्बर सिंह इसको कहते हैं अस्मिता की खोज। और शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि यह कविता, कौन कविता? अंधेरे में। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता स्थापी दस्तावेज है। ऐसा कौन कहता है? शमशेर बहादुर सिंह। और कहते हैं इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। इसके बाद है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में कविता के लिए कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में, अंधेरे में कविता के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर बाहर दूर दूर तक कैसे परिव्याप्त हो जाती है, ये अंधेरे में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की थी अंधेरे में कविता के लिए। तो आज हम लोगों ने फ्रेंड्स नई कविता में दो कवियों के बारे में पढ़ा, एक तो अज्ञेय जी और दूसरे मुक्तिबोध। अब हम लोग अगले भाग में कुछ और भी कवियों को पढ़ेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।